वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज मोहम्मद सादी। इस सीरीज का जो है पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपके 15 जैन के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन किए गए हैं और उसकी नई डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। वो 27 या 28 या 30 जनवरी के जो है अराउंड होने वाला है। फिर भी आपके अभी 16 को पेपर है, उसके बाद जो है आपका एग्जाम जो है एंड हो जाएगा। तो ये सीरीज जो है आपके एग्जाम तक ही चलेगी। फिर उसके बाद जो है अ, हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें फर्स्ट पेपर की जो है शुरू से तैयारी करनी है, और एक एक कंसेप्ट को जो है इस चैनल के जरिए आपको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। Question 1. The idea that mass media don't have much power to directly influence the audience lead to the concept of। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि मास मीडिया के पास जो है बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली ऑडियंस को जो है इन्फ्लुएंस कर पाए। यानी ये आइडिया कहता है कि मास मीडिया के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली ऑडियंस को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, मोटिवेट कर पाए। ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? लिमिटेड इफेक्ट, या मास इफेक्ट, या इंडिविजुअल इफेक्ट, या रेगुलेटेड इफेक्ट? तो देखिए ये एक थ्योरी से क्वेश्चन है। मास मीडिया की एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। तो लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि यानी मास मीडिया के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है या इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो डायरेक्टली उस नॉलेज का इस्तेमाल करके ऑडियंस को अपने हिसाब से जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाए। आज के इस दौर में देखोगे कि हम लोग जो है बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ को देखते हैं, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंस जो है हम अपने बिलीफ की वजह से होते हैं, अपने आसपास या लोगों के इंटरेक्शन की वजह से जो है हम वो काम करते हैं। हमें न्यूज़ पे सही भी चीजें दिखाई जाती हैं, गलत भी दिखाई जाती हैं। इस वजह से डायरेक्टली जो है हमारा इन्फ्लुएंस मास मीडिया से नहीं होता है। तो इस थ्योरी की जो है बेसिक फाउंडेशनल चीजों को हम देखते हैं। Limited effect theory is a mass communication theory that suggests media has a limited effect on people's attitude and behavior. The theory was developed by sociologist Paul Lazarsfeld in 1950। तो 1950 में जो है पॉल के जरिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया था, और इस थ्योरी का मकसद यही है कि मीडिया के पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड इफेक्ट है कि वो लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर पे जो है अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। क्यों ऐसा है? कह रहे हैं कि द थ्योरी सजेस्ट दैट मीडियाज इन्फ्लुएंस इज मिनिमल एंड दैट पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन बिलीफ एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। लेकिन मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है इस वजह से कम है क्योंकि लोग जो है वो हमेशा मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। बल्कि लोग जो है सम टाइम ऐसा होता है कि वो मीडिया की बातों को सुनते हैं, लेकिन वो अपनी बिलीफ सिस्टम से जो है ज्यादा उनका भरोसा होता है, और आसपास समाज में लोगों का जो इंटरेक्शन होता है उस चीज पर जो है वो ज्यादा यकीन करते हैं, ना कि वो मीडिया की बातों पर करते हैं। अभी अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से जो भी वर्ल्ड जहां पर भी चल रही है, तो मीडिया जो है आपको अलग अलग तरीके से जो है अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही है, लेकिन आप यकीन नहीं करते हो। आपका बिलीफ सिस्टम जो कहता है, या आसपास के लोग जो आपको बताते हैं, जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, उन चीजों पे आप ज्यादा यकीन रखते हो बजाय मीडिया की बातों पर। इसी वजह से मीडिया के पास जो नॉलेज होती है वो इफेक्ट में होती है, सॉरी, वो लिमिटेड इफेक्ट में होती है, और वो हमें डायरेक्टली जो है अपनी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। The theory suggests that people are likely to choose media source that confirm their existing belief। इसी तरीके से ये थ्योरी ये भी कहती है कि लोग अपने चॉइस के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक जो है चैनल को चूज करते हैं जो उनकी बिलीफ के मुताबिक काम करे। ठीक है। ऐसा भी होता है कि जो चीज हम सोचते हैं, अगर उसी के मुताबिक हमें नॉलेज मिलती है, या उसी के मुताबिक जो है मीडिया हमें खबर देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो हमें उस चीज से जो है खुशी मिलती है। The theory also suggested that media messages are often interpreted in different ways by different people, and that audience member have a selective and active role in consuming and interpreting media content। इसी वजह से ये थ्योरी ये भी कहती है कि इसका एक लिमिटेड इफेक्ट इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मीडिया जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए या डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट कल्चर के लोगों के लिए मैसेज जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। यानी एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से बयान करता है, बताता है। तो इस वजह से भी जो है लोगों का इन्फ्लुएंस मीडिया से डायरेक्टली नहीं हो पाता है, क्योंकि मीडिया जो है
ट्राइब कम्युनिटी में कुछ और बोलकर आएगा, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ और बोलकर आएगा, किसी और कम्युनिटी में जो है उसी मैसेज को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है। इस वजह से लोग जो है डायरेक्टली मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो इसको हम लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, जो कि मास कम्युनिकेशन की एक थ्योरी है, और इस थ्योरी में ये बताया गया है कि मीडिया जो है डायरेक्टली लोगों के एटीट्यूड्स को या बिहेवियर को, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 2। तो लिस्ट 1 में जो है पर्टिकुलेट मैटर की कुछ टर्म्स दी गई हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलेट मैटर है क्या। पर्टिकुलेट मैटर जो है एक तरीके का पॉल्यूशन है जिसको हम पीएम के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलेट मैटर की यहाँ पर जो है टाइप्स दी गई हैं। देखिए, पर्टिकुलेट मैटर जो है एक ऐसे पॉल्यूशन होते हैं जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं, ठीक है। पार्टिकल हम किसको बोलते हैं? छोटे छोटे हिस्से को बोलते हैं, छोटे छोटे जर्रे को बोलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हमारे नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से जो है ये हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे फेफड़े पर जो है अपना असर डालते हैं, ठीक है। यानी अगर पर्टिकुलेट मैटर वाले इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो हमारा लंग्स यानी फेफड़ा जो है वो काम करना बंद कर देता है, हमें अस्थमा की बीमारी हो जाती है और दीगर सारी प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के पॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलेट मैटर। यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे जर्रे जो होते हैं हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। दिल्ली में आप लोग आए दिन सुनते हो कि इस तरीके का पॉल्यूशन जो है क्या हो रहा है, रहता है। तो इस वजह से वहां पर लोग मास्क वगैरह का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब एरोसोल जो है उसी की एक टाइप्स है। जनरली एरोसोल की जो टर्म है हम उस चीज पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब भी आप लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करोगे, जब परफ्यूम को आप दबाते हो तो उससे जो छोटे छोटे फॉग निकलते हैं, नहीं, जो फुआरा निकलता है, ठीक है। तो एरोसोल एक ऐसे पार्टिकल है, एक ऐसे पार्टिकुलेट मैटर है जो लिक्विड में भी पाए जाते हैं और सॉलिड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिलेट करेंगे ए को 4 से। तो ए का 4 जो है दो ही ऑप्शन में था, तो यहां से हम इसको इलिमिनेट करेंगे और इसको इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो बी का 3, नैनो। नैनो का मतलब छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा। नैनो गाड़ी आपने सुनी होगी, फोर व्हीलर में होती है, काफी छोटी होती है। तो नैनो पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो बी को हम मिलाएंगे 3 से, यानी वो पार्टिकल्स जिनकी साइज 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो, ठीक है। स्मोक या स्मोक से भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। जब धुआं उड़ता है आप देखोगे गौर से, तो उसमें भी खुरदरे खुरदरे छोटे छोटे जर्रे जो है उड़ते रहते हैं। तो ये धुएं में जो इस तरीके के पॉल्यूशन आते हैं वो कैसे आते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन, यानी ऐसी आग जो मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे ना जली हुई होती है, तो उसमें से इस किस्म के पॉल्यूशन जो है हवा में उड़ते हैं। फाइन पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं 2.5, ठीक है। तो 2.5 माइक्रोमीटर से जिसकी साइज कम होती है उन पार्टिकल्स को हम फाइन पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो ऑप्शन के एतबार से हम जाएंगे तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 3। द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 4 विद द थीम ऑफ एजुकेशन एंड होम साइंस आर प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो चैनल 4 हमने आपको बताया था कि चैनल 1 से लेकर चैनल 10 तक, यानी इसको मैनेज कौन करता है? सीईसी करता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। स्वयं प्रभा के चैनल 1 से लेकर चैनल 10 तक के सारे चैनल को कौन मैनेज करता है? सीईसी, जो कि न्यू दिल्ली में वाकई है, ये मैनेज करता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन 4। अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंगल सिचुएशन मेड बाय डिफरेंट पीपल रिफर टू, ठीक है। कह रहे हैं कि एक सिंगल सिचुएशन को हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन जो है डिफरेंट लोगों के जरिए हो रही है। रिलायबिलिटी की टाइप्स अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे हमने आपको पढ़ाया इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी टेस्ट होता है और उस टेस्ट को जो है डिफरेंट लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं, और डिफरेंट लोगों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास जो है एक टेस्ट था, ठीक है, उस टेस्ट को जो है हमने पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करके उस टेस्ट को हमने पूरा किया, तो हमारा जो रिजल्ट आया 4.5, ठीक है, ये मैंने किया तो मेरा रिजल्ट आया। और किसी दूसरे बंदे ने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करके किया तो उसका भी 4.5 आया। किसी ने फिर कोई दूसरा टेस्ट लगाकर इस्तेमाल किया, उसका भी 4.5 आया। किसी ने फिर किया तो उसका भी जो रिजल्ट आ रहा है उस टेस्ट पे 4.5 आ रहा है। तो ऐसा जो रिजल्ट होता है या फिर ऐसी जो सिचुएशन होती है जिसका रिजल्ट बार बार आता है, उसी चीज को हम कंसिस्टेंसी यानी रिलायबिलिटी का नाम देते हैं। और अगर कोई ऐसा टेस्ट हो जिसको डिफरेंट लोग चेक कर रहे हैं और सबका रिजल्ट जो है सेम आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक।
तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नाम्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप देयर कैंपस इन इंडिया। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के उन नॉर्म्स को आपको बताना है, उन उसूल्स को या उन स्टैंडर्ड को बताना है जो इंडिया में बताया गया है कि अगर उनको इंडिया में अपना कैंपस खोलना है, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि वो इंडिया में आकर अपनी कैंपस जो है खोल सकते हैं। तो पहला तो सरासर गलत है, कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज मस्ट इन्वेस्ट इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, की यानी इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो है उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। They should have secure a position within the top 500 in global ranking। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना कैंपस खोलना चाहती है तो उसकी एक शर्त ये है कि वो टॉप 500 यानी वर्ल्ड की जो रैंकिंग निकलती है उस रैंकिंग में 500 यूनिवर्सिटियों में उसकी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 में वो हो तो वो खोल सकती है। दे शुड एम्प्लॉयड ओनली इंडियन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग लोगों को जो है वो जॉब देगी। दे शुड पोजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज इन एन स्पेसिफिक एरिया, यानी जो यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना कैंपस डालना चाहती है उसकी मतलब एक एक्सपर्टीज फील्ड होनी चाहिए, यानी एग्जाम्पल के तौर पे वो यूनिवर्सिटीज जैसे उसकी स्पेसिफिक एरिया है कि वो मेडिकल में बहुत ज्यादा मशहूर है, या वो टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा मशहूर है, या फिर वो ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, लॉ में बहुत ज्यादा मशहूर है, यानी कोई ना कोई उसकी एक स्पेसिफिक एरिया एक्सपर्टीज वाली होनी चाहिए, तो जाकर वो यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में आकर अपने कैंपस को जो है खोल सकती है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन को फॉलोइंग में से कौन रिप्रेजेंट करता है। एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि नॉलेज की स्टडी, ठीक है। तो नॉलेज की स्टडी का मतलब हम किस में करते हैं, यानी ये जो टर्म यूज होती है ना ये पॉजिटिविज्म के अंदर यूज होती है, और पॉजिटिविज्म किसके अंदर यूज होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 टर्म है, इंडक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होती है। तो एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब होता है नॉलेज की स्टडी। तो पॉजिटिविज्म हमें यही बताता है कि अगर किसी भी फिनोमिना की हमें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें नॉलेज की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी हमें हमें उसके लिए जो है साइंटिफिक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा उस सिचुएशन या उस फिनोमिना की स्टडी करने के लिए, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपके अंदर क्लैरिटी थी, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि ये सब टर्में किसमें यूज होती हैं, क्वालिटेटिव में यूज होती है या क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, तो आप आसानी के साथ जो है इन चीजों को या ऐसे आंसर को जो है आप टैगल कर सकते हो। चलिए, आइडेंटिफाई द फेलिसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। वाटर इज अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड, देयरफॉर इट्स अ कंपाउंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होल बोलकर क्या बोला जा रहा है, होल से पार्ट मुराद लिया जा रहा है। देखिए वाटर बॉडी जो है ना वो कह रहे हैं कि एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड है, तो ये आपका पूरा होल है, वाटर जो है आपका एक पूरा होल है। तो अगर उस वाटर में से अगर कोई भी कंपाउंड आप लेते हो, चाहे उसका ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, तो वो भी नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है। यानी कुल बोलकर जो है जुस मुराद लेना, यानी होल टू पार्ट अगर हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेलिसी ऑफ डिवीजन। इसी का उल्टा जो होता है वो फेलिसी ऑफ कंपोजिशन होता है, क्योंकि वहां पर हम पार्ट टू होल जाते हैं। क्वेश्चन 8, with reference to the open source software which of the following statement are correct। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ए में कहा गया इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इट सोर्स कोड, ठीक है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मतलब उसको सोर्स कोड के साथ ही जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करते हो, और हर सॉफ्टवेयर का जो है एक सोर्स कोड होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो होता है वो आपको अवेलेबल होता है, अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज है तो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके सोर्स कोड का इस्तेमाल करके। इट अलाउज एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू द बेस्ट फिट देयर नीड्स। तो इन सॉफ्टवेयर को जो है आप चेंज कर सकते हो अपनी जरूरतों के मुताबिक, जो है इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये बात भी जो है बिल्कुल रियल कही जा रही है, बिल्कुल सही की जा रही है। सी में कहा गया इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज ऑन अ ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट।
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फ्यूचर में ये नहीं है कि अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको करना है तो ट्रायल बेस पे आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर उसके लिए जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी कुछ भी रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कुछ भी फ्यूचर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होता है। हाँ, लाइनेक्स जो है ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है। तो ए, बी एंड डी इसका जो है सही आंसर होगा, लिहाजा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Question 9. The component of quality education identified in a national education policy of 2020. अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें कुछ ऐसी थीम नहीं है या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी यानी कि 2020 के जरिए नहीं बनाई गई है कि आप अगर उन क्वालिटी एजुकेशन को जो है आप याद कर लोगे तो वही आपके ऑप्शन में आएंगे, बल्कि यहाँ पे जो है आपको माइंड यूज करना है। अब देखिए कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन को आइडेंटिफाई करना, यानी वो कंपोनेंट जो क्वालिटी एजुकेशन को बयान करेंगे या बताएंगे यानी ईपी 2020 में। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन का ऐसा कुछ भी फंडा यहाँ पे नहीं है और ना ही हायर फीस की बात जो है यहाँ पर की गई है। अब अगर आप देखोगे कारिकुलम, ठीक है, तो कारिकुलम में जो है मॉडिफिकेशन करने की यानी सिलेबस में जो है बदलाव लाने की बात की गई है। आपने देखा होगा कि डिसिप्लिन वगैरह को चेंज करने की बात की गई है। पेडागोजी, पेडागोजी में आमतौर पर क्या आता है, ठीक है, स्टाइल ऑफ टीचिंग आती है, डिसिप्लिन आता है, पढ़ाने का तरीका आता है, ये सारी चीजें जो है पेडागोजी में आती है और कंटिन्यूस बेस पर जो है बच्चों की असेसमेंट करने की बात की गई है। तो ये है क्वालिटी एजुकेशन के कंपोनेंट जिनको एनईपी 2020 में जो है आइडेंटिफाई किया गया है। यानी इन चीजों पर जोर दिया गया है ताकि हम अपना एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर से बेहतर जो है बना सकें एनईपी 20 को फॉलो करके। तो गाइज आज की क्लास को जो है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, काफी क्वेश्चन काफी अच्छे थे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है काफी अच्छा था और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफी हेल्पफुल आपके लिए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।